नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। नीट पावर बूस्टर सीरीज में यह है आपका कक्षा 11 का अध्याय 12 पादप शोषण। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एनसीईआरटी के कक्षा 11 के अध्याय 12 को एक बार जरूर पढ़े हैं, अच्छी तरीके से पढ़े हैं, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है जहां पर एनसीईआरटी के 100% लाइन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आता है इस अध्याय से, वो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन कहां पर होता है। कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन का मतलब है यहां पर कि जो रासायनिक अणु हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या वसा, इन सभी का विघटन कहां पर होता है। तो देखिए, इन सभी के विघटन में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो सभी जीवों में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना कि ग्लाइकोलाइसिस सभी जीवों में पाया जाता है, जिसमें ग्लूकोज का अगर हम बात करें, ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, यानी पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता जबकि आंशिक ऑक्सीकरण होता है। यानी ग्लूकोज किस में बदल जाता है, पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस हुआ जो होता है ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा या तो किण्वन होता है और या फिर क्रेब्स चक्र होता है। अब किण्वन कुछ अलग जीवों में होता है, क्रेब्स चक्र उच्च जीवों में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां होती है? देखिए, श्वसन दो चरणों में कंप्लीट होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा किण्वन या क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है? ये होता है भैया कोशिका द्रव्य में, और क्रेब्स चक्र होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और किण्वन भी आपका होता है कोशिका द्रव्य में। तो यहां पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स अणुओं का पूर्ण विघटन है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर ये नहीं बोला गया कि किण्वन है कि क्या है, बस ये बोला गया कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन कहां होता है। तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं जैसे ग्लूकोज वगैरह का जब ऑक्सीकरण होता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, यानी रेस्पिरेशन। गलत कथन का चयन करिए। श्वसन में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनी क्रियाधार कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। कार्बोहाइड्रेट से ही सब ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा तो वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट को ही श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ पादप में विशेष परिस्थिति में वसा, वसा अम्ल या प्रोटीन या फिर अन्य कार्बनिक यौगिकों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं श्वसनी क्रियाधार में। तो ये भी लाइन सही है कि कुछ पादपों में विशेष परिस्थिति में प्रोटीन, वसा, यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल का भी श्वसनी क्रियाधार में प्रयोग किया जाता है। ये भी लाइन सही है। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान कुछ श्वसनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त होती है। गलत बात है, एक साथ मुक्त नहीं होती, बल्कि चरणों में होती है। पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स चक्र होता है, तब जाकर होता है। ये कई चरणों में, ग्लाइकोलाइसिस अकेले 10 श्रृंखला वाली अभिक्रिया होती है, तो कई चरणों में होती है, एक साथ मुक्त नहीं होता। ऑप्शन डी गलत लाइन दी गई है। नेक्स्ट, सही कथन का चयन करना है। श्वसन में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में आती है? नहीं, सीधे उपयोग में नहीं आती, बल्कि एटीपी के निर्माण में आती है। एटीपी के संश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है, और फिर जब कहीं जरूरत होता है तब एटीपी ब्रेक होता है एडीपी प्लस आईपी में, और इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। श्वसन में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती, बल्कि एटीपी के संश्लेषण में आती। बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए कि एटीपी कोशिका के लिए रसोई घर का कार्य करता है। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि रसोई घर का काम कौन करता है? नहीं, ये तो ऊर्जा घर होता है। रसोई घर का काम प्लास्टिड करता है, लवक, हरित लवक। श्वसन के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में ही विघटित जाते हैं? नहीं, पर निर्मित पदार्थ अन्य पदार्थों के संश्लेषण में काम आते हैं। यानी ये भी लाइन गलत है, ये भी लाइन गलत है, ये भी लाइन गलत है। सही आपका ऑप्शन बी है। सही कथन नहीं चुनना था, ये ऑप्शन बी है। नेक्स्ट,
गलत कथन का चयन करो। पौधों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि इस उद्देश्य के लिए उनमें रंध्र और वातरंध्र पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। बिल्कुल सही बात है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। बिल्कुल सही बात है। पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग होती है, नहीं, बहुत कम मांग होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वैसे भी ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो उस ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन में कर लिया जाता है। ऑप्शन डी गलत है। अधिक मांग नहीं होती, बल्कि कम मांग होती है। पौधों में श्वसन भी जंतु की अपेक्षा कम ही होता है। गलत कथन का चयन करना है। पादपों के विभिन्न भागों में मूल तनाव और पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत धीमी गति से होता है, यह भी बताएं। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो इसलिए वहां पर गैसों का प्रदान अधिक होता है। जब पादप कोशिका शोषण करती है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है, आपको पता है। ये भी लाइन सही है। बड़े व स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विस्तृत होती है, नहीं, गलत बात है। अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं होती। ठीक है, यही ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी सजीव कोशिका होती हैं वो पादपों की सतह के पास होती है, जिससे उनको गैस का आदान प्रदान अच्छे से हो सके। तना में सजीव कोशिकाएं छाल बछाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित होती है। इनमें भी एक छिद्र होता है जिसे वातरंध्र कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेंटिसेल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो तनों में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में ना निकल पाए। ये भी सही बात है, क्योंकि आप अगर देखो तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा का 70% भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है और बचा भाग एटीपी के संश्लेषण में प्रयोग होता है। तो ग्लूकोज का इस प्रकार से निर्माण करती है कि उससे अधिक ऊष्मा ना निकल पाए। ग्लूकोज के दहन ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल गलत बात है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यही ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने पढ़ा है कुछ ऑक्सीजीव होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहते हैं, कुछ अनऑक्सीजीव होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज का विखंडन कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विघटन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विघटन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग रहा है लाइन, क्योंकि ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विघटन नहीं होगा, पायरुविक अम्ल में होगा। तो ये लाइन तो आपकी गलत है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पथ भी कहते हैं। ये भी सही है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पथ कहा जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि इसकी खोज किए थे इम्बेडन मेयरहॉफ पैरनस ने। सही है। अनाक्सी जीवों में अश्वसन की केवल यही प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस ही अनाक्सी जीवों में श्वसन की केवल प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। यही ऑप्शन आपका गलत है, बी। ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटन ग्लाइकोलाइसिस नहीं कहलाता, बल्कि ऑक्सीश्वसन कहलाता है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में संपन्न होती है और यह सभी जीवों में मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से पायरुविक एसिड के द्रव्यों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। पादपों में ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। ये भी सही है। सुक्रोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। गलत बात है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम नहीं, सुक्रोज से ग्लूकोज व माल्टोज का निर्माण होता है इन्वर्टेज एंजाइम से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेज एंजाइम से। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, तो वो होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, तो यही लाइन आपकी गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब देखिए भाई क्वेश्चन पूछा गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन किस एंजाइम की मदद से होता है? अभी बताएं, हेक्सोकाइनेज की मदद से। गलत कथन का चयन करिए। ग्लूकोज का फास्फोरीकृत रूप समावयवीकरण द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोलाइसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का उपयोग 4 चरणों में होता है। गलत बात है, 2 चरणों में ही होता है। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस के 10 श्रृंखला को पढ़े हो तो आपको याद होगा कि ग्लूकोज व या लिखेंगे या फ्रक्टोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा होता है तब यहां पर 1 एटीपी का खर्च होता है। फिर ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है और फिर इससे बनता है 1,3
बिसफास्फेट, और यहां पर भी एक एटीपी अणु का प्रयोग होता है। बस 2 जगह पर एटीपी खर्च होता है, 4 जगह पर नहीं। ऑप्शन बी सी ही गलत है। बाकी ग्लाइकोलाइसिस में बी पीजीएल से बीपीजीएम परिवर्तन होता है, जिससे एनएडीपीएच का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस में पीजीएल ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर बनता है। पीजीएल बनाता है बीपीजीए, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, पीपीजीए का पृथक 3पीजीए में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी संश्लेषण में होता है, सही बात है। पीपी का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है, सही बात है। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है, सही बात है। अधिकांश प्रोकैरियोट तथा एक कोशिका यूकेरियोट में किण्वन ऑक्सी परिस्थिति में होता है, गलत बात है, अनाक्सी परिस्थिति में होता है। अनाक्सी परिस्थिति यानी किण्वन जो होता है वो सभी प्रोकैरियोट्स नहीं, सभी नहीं, कुछ प्रोकैरियोट्स में होता है, कुछ प्रोकैरियोट्स व कुछ एक कोशिकीय यूकैरियोट में होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोट एग्जाम्पल ईस्ट में होता है, तो यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी। ये अनाक्सी परिस्थिति में होता है। किण्वन हमेशा, फर्मेंटेशन हमेशा अनाक्सी परिस्थिति में होता है, बिना ऑक्सीजन के। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में होता है। देखो, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण जब भी आए तो आप लगाओगे ऑक्सीशोषण, ठीक है। ऑक्सीशोषण नहीं है तो आप क्रेब्स चक्र लगाओगे, क्योंकि ऑक्सीशोषण के बाद जो एसिटिल को ए बनता है वो क्रेब्स चक्र में जाकर ही कंप्लीट डाइजेशन ऑक्सीडेशन करता है। किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो अभी बताएं किण्वन की प्रक्रिया प्रोकैरियोट्स में होती है और कुछ एक कोशिकीय यूकैरियोट्स जैसे ईस्ट में। तो कुछ प्रोकैरियोट्स में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कुछ एक कोशिकीय यूकैरियोट्स में डी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट, ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है। तो ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन द्वारा, गलत बात, किण्वन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र द्वारा पूर्ण अपघटन होता है। अपूर्ण पूछा गया है, आंशिक, आंशिक का मतलब होता है अपूर्ण। तो अनाक्सी परिस्थिति में किण्वन द्वारा, ऑप्शन सी। ग्लाइकोलाइसिस के बाद किण्वन द्वारा भी अनाक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है या तो लैक्टिक एसिड में, ग्लूकोज या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और या फिर एथेनॉल में होता है। तो आपको पता है कि ये कैसे होता है। ये बैक्टीरिया अगर उस अनाक्सी श्वसन कर रही है, किण्वन कर रही है, तो बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल बनाती है। वहीं अगर बात करें ईस्ट की, खमीर, जिसे हम खमीर कहते हैं, तो खमीर अगर किण्वन करता है तो वो एथेनॉल बनाता है। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हमारी मांसपेशियों में भी होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उतनी तेजी से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती। इन सब के बारे में आपको बताया गया है। किण्वन में अपक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल परिवर्तन। एथेनॉल आ गया तो तुरंत लगाओगे, ईस्ट द्वारा हो रहा है किण्वन और अनाक्सी परिस्थिति में। तो क्या, हाँ, अच्छा, यहाँ पर एंजाइम पूछे हैं कि ग्लूकोज से एथेनॉल बन रहा है, तो याद कर लो कि ग्लूकोज से जब एथेनॉल बनता है तो यहां पर 2 एंजाइम काम करते हैं। एक तो होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, और दूसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। पाइरुविक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुविक अम्ल डिकार्बोक्सिलेज, सॉरी यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेज कर लीजिएगा। उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किण्वन में बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, ऑप्शन ए सही होगा। प्राणियों में मांसपेशियों की कोशिका, मांसपेशियों में बताइए क्या होता है, पायरुविक एसिड से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा किस में बदल जाती है, लैक्टिक एसिड में, ऑप्शन बी, हमारी मांसपेशियों में होता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हमारी मांसपेशियां थक क्यों जाती हैं, एक्सरसाइज करने पर या भी ज्यादा काम करने पर थक इसलिए जाती है क्योंकि लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। गलत कथन का चयन करो। किण्वन प्रक्रिया में अपचयी कारक NADH और H+ होता है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD+ में ऑक्सीकृत होता है, सही बात है। लैक्टिक अम्ल व अल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होता, सही है। किण्वन में ग्लूकोज से 7% से भी कम ऊर्जा मुक्त होती है और इसकी संपूर्ण ऊर्जा एटीपी के संश्लेषण में निर्माण में नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। जब अल्कोहल की मात्रा 22% होती है या अधिक होती है तो ईस्ट के लिए विषाक्तता मृत्यु का कारण बनती है, गलत बात है। कितना होता है, 13% या इससे अधिक होती है तब ईस्ट के लिए घातक होता है, ऑप्शन डी लगाएंगे।
प्राकृतिक किण्वित पेय में अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? अभी आपने पढ़ा है कि ईस्ट 13% अल्कोहल अगर हो गया तो वो मर जाता है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो 13% से ज्यादा वो अल्कोहल बना ही नहीं पाएगा। तो नॉर्मली जो प्राकृतिक यानी नेचुरल फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा 13% से कम होती है। अब बात करोगे कि इसमें कौन आता है, तो इसमें आते हैं बियर, वाइन, जो विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन के बनाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं जिनमें परसेंटेज 40 से ऊपर होता है, 40 से अधिक होता है, 40% से भी अधिक अल्कोहल होता है। तो ऐसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब 13% से ज्यादा अल्कोहल बनाता ही नहीं है ईस्ट, तो फिर 40 से ऊपर कैसे प्राप्त कर लेते हैं? तो इसके प्रयोग करते हैं एक प्रक्रिया जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करके अल्कोहल की सांद्रता बढ़ाई जाती है और इसका प्रयोग किया जाता है विस्की, रम, ब्रांडी, ये सब बनाने में क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट, मादक पेय में अल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित अल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जाती है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करो। ऑक्सीशोषण द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता अनुसार एटीपी अणुओं का संश्लेषण करती है। सही बात है। यूकैरियोट में ऑक्सीशोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सही है। ऑक्सीशोषण सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है, सही है। ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, गलत बात है। अपूर्ण नहीं, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऑक्सीशोषण के लिए ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट कोशिका द्रव्य से कहां परिवहनित होता है? तो अभी देखो ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीशोषण की, तो ऑक्सीशोषण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका द्रव्य से जो बना पायरुविक एसिड है वो कहां जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी। एक मिनट, हाँ जी। तो ये हो गया क्वेश्चन कि ग्लाइकोलाइसिस के जो उत्पाद होते हैं वो ऑक्सीशोषण के लिए कहां जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु मुक्त होती है। प्रक्रिया कहां होती है? तो साफ साफ आपको बताया था मैंने कि ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में। हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर, इस, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं और एटीपी का संश्लेषण होता है। ये प्रक्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर, ठीक है, ऑप्शन ए। यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है, भीतरी झिल्ली पर। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में पायरुवेट के कार्बोक्सीकरण में भाग लेने वाले एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजन में कौन से सह एंजाइम भाग लेते हैं? इसमें 2 सह एंजाइम भाग लेते हैं, NAD+ और सह एंजाइम ए, कोएंजाइम ए और बी दोनों, ऑप्शन सी लगाएंगे। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइटिक अपचय द्वारा बनने वाले पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के आधार में प्रवेश करती हैं, जो ऑक्सीकृत होकर एसिटाइल CoA बनाती है। एसिटाइल CoA चक्रीय पथ में प्रवेश करता है। अब देखो ऑक्सीशोषण के दौरान जो एसिटाइल CoA है वो प्रवेश करता है TCA चक्र में। TCA चक्र को हम क्रेब्स चक्र भी कहते हैं, इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो TCA या क्रेब्स चक्र में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, TCA चक्र का प्रारंभ कैसे होता है? तो TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल CoA का OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और जल के संघनन के साथ होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल को समूह के OAA तथा जल के संघनन से होता है। सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह क्रिया किस एंजाइम द्वारा? सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम द्वारा, ऑप्शन बी। रिलेटेड है सिट्रिक और सिट्रेट सिंथेटेज द्वारा सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। TCA चक्र में कौन सा यौगिक OAA में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है? तो OAA सक्सिनाइल CoA से जुड़कर बना इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, फिर बनता है अल्फा कीटोब्यूटारिक एसिड। सक्सिनाइल CoA से सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान
क्या बनता है? तो सक्सिनाइल CoA से सक्सिनिक एसिड के दौरान एक GTP अणु का निर्माण होता है, ऑप्शन बी। क्रियाधार अस्तरीय फास्फोरिलीकरण कहलाता है, वही सक्सिनिल CoA से सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान GTP के अणु का निर्माण, यही कहलाता है क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिट्रिक अम्ल चक्र में कितने स्थानों पर NADH और कितने स्थानों पर FADH का निर्माण होता है? तो अगर आप सिट्रिक एसिड साइकिल को देखें तो वहां पर आप बता सकते हैं कि 3 स्थान पर NADH का निर्माण होता है और 1 स्थान पर FADH2 का निर्माण होता है। TCA चक्र में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से कितने NADH, FADH और ATP के अणु बनते हैं? TCA चक्र की बात की जाए तो इसमें 8 NADH, 2 FADH और 2 ATP का निर्माण होता है, ये भी सब आपको बताया गया है, लिखवाया गया है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा NADH व FADH के ऑक्सीकरण से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही। अब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का अंतिम ग्राही कौन होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन। प्रथम ग्राही कौन होता है? यूबिक्विनोन। उपापचयी पद जिसके तरह इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक की ओर गुजरता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहां संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी, भीतरी झिल्ली पर। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में TCA चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं यूबिक्विनोन की ओर। मैंने पहले बताया था कि जो NADH का ही ऑक्सीकरण होता है, इसी का ऑक्सीकरण होता है ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो इस तरह का ऑक्सीकरण से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है सबसे पहले यूबिक्विनोन की ओर जाता है, फिर उसके बाद वो साइटोक्रोम B/C1, फिर साइटोक्रोम C से होता हुआ फिर कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है। यूबिक्विनोन अपचयित समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त करता है जो सिट्रिक अम्ल सक्सिन के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होते हैं, सही बात है। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B/C1 फिर साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित करता है, ये भी सही बात है। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन होता है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका होता है और ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 देती है, यही गलत है। कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ ले जाता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइटोक्रोम A और 2 तांबा केंद्र मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ETS के दौरान संश्लेषित होने वाले ATP अणुओं की संख्या कितनी होती है? ATP अणुओं की संख्या कितनी होती है? अच्छा, किस पर निर्भर करती है? तो निर्भर करती है ये इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है। ETS के दौरान कुल कितने बनते हैं? 36 ATP अणु का निर्माण होता है, यानी कुल ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP कितने अणु बनते हैं? तो याद कर लीजिए, NADH से एक NADH से 3 ATP बनता है और एक FADH से 2 ATP का निर्माण होता है। तो यहां पर कितना लगाएंगे? C, 3। नेक्स्ट, FADH2 के एक अणु से ऑक्सीकरण के ATP कितनी बनती है? 2। ये तो बता ही चुके हैं, एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं? 2। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के पूरे तंत्र से हाइड्रोजन को मुक्त करने की प्रक्रिया, हाइड्रोजन मुक्त करने का काम कौन करता है? पूरे तंत्र में हाइड्रोजन मुक्त करने का काम ऑक्सीजन करता है, यही ऑक्सीजन का यहाँ पर उपयोग होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करो। प्रकाश फास्फोरिलीकरण में, प्रोटॉन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरिलीकरण के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रकाश फास्फोरिलेशन बताया गया है आपको प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया में। श्वसन में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है, सही बात है। ऑक्सीकरण अपचयन वही एम्फीबोलिक पथ कहलाता है श्वसन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेज की सहायता से एटीपी के संश्लेषण में होता है, सही बात है। एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 2 प्रमुख घटकों F1 F0 F1 से बनते हैं। F0 शीर्ष प्रदेश झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जहां पर अकार्बनिक फास्फेट से एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है, ये यहाँ पर गलत बात है क्योंकि एडीपी से एटीपी का संश्लेषण F1 पार्ट पर होता है, F0 पर नहीं। नेक्स्ट, वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 2H+ आयन अंतरझिल्ली अवकाश से F0 से होकर आधात्री की ओर गति करते हैं जिससे संश्लेषण होता है। अब देखो जो H+ आयन है वो आधात्री से F0 से माध्यम से F1 की तरफ जाते हैं और F1 पर फिर एटीपी का निर्माण होता है, तो यहाँ पर एक एटीपी का निर्माण लिखाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस में संश्लेषित NADH का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? अभी बताए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी कितने अणु बनते हैं? ऑक्सीशोषण के दौरान तो 36 एटीपी अणुओं के निर्माण होता है, पहले बताएं। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है, किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है जबकि ऑक्सीशोषण में पूर्ण अपघटन, सही है। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु पायरुविक अम्ल बनने के दौरान एटीपी के साथ 2 अणुओं की प्राप्ति होती है, ऑक्सीशोषण बहुत से एटीपी बनते हैं, सही है। किण्वन में NADH NAD+ में ऑक्सी की तीव्र गति से होता है जबकि ऑक्सीशोषण में यह अपक्रिया मंद गति से होता है, गलत बात है। ये मंद गति से होता है
और ऑक्सीशोषण में तीव्र गति से होता है, यही गलत है। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट प्रमुख से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, सही है। यदि वसीय अम्ल श्वसन के उपयोग में आता है तो वह किस यौगिक के रूप में क्रब चक्र में प्रयोग करता है? देखिए अगर हम बात करें वसा की, तो वसा बना हो सकता है वसीय अम्ल से या फिर ग्लिसरॉल से। अगर हम बात करें वसीय अम्ल की तो ये आता है एसिटाइल CoA में, और जो ग्लिसरॉल होता है वो आता है PgAl के रूप में। तो यहाँ पर वसीय अम्ल पूछा गया है तो ये एसिटाइल CoA होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल श्वसन के उपयोग में आता है तो वो किस यौगिक के रूप में श्वसन पथ में प्रवेश करता है? तो अभी बताएं ग्लिसरॉल आता है PgAl के रूप में। देखिए जैसे आपको बताया गया ना कि कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसे श्वसन में प्रवेश करना है तो वो ग्लूकोज में टूटकर ही आएगा। अब कार्बोहाइड्रेट में कोई भी हो, स्टार्च हो, सुक्रोज हो, माल्टोज हो, कोई भी हो, वो ग्लूकोज में ही परिवर्तित होकर आएगा। उसी तरीके से आपको बताया गया कि वसा अम्ल है अगर, तो वो किस रूप में आएगा? एसिटाइल CoA में टूट कर आएगा। अगर हम बात करें ग्लिसरॉल की तो ग्लिसरॉल आता है PgAl के रूप में, और अगर हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन आता है अमीनो एसिड के रूप में, श्वसन में प्रवेश करता है। तो गलत कथन का चयन करना है। प्रत्येक अमीनो अम्ल अपनी संरचना के आधार पर कृत चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है, सही है। श्वसनी पथ में अपचयी व उपचयी दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, तो इसे एम्फिबोलिक पथ कहते हैं, सही बात है। श्वसन के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक या श्वसनीय आयतन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में श्वसन पूर्ण ऑक्सीकृत होता है तो श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, गलत बात है। 1 से अधिक होता है अगर कार्बोहाइड्रेट श्वसन क्रियाधार का काम करता है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, वसा श्वसन में प्रयुक्त होती है तो श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, सही बात है। वसा अम्ल ट्राइपामिडिन का श्वसन गुणांक 0.7 होता है, सही है। जब प्रोटीन श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है तब अनुपात 0.9 के लगभग होता है, सही है। सजीवों में श्वसनी क्रियाधार अक्सर 1 से कम होता है, गलत, 1 से अधिक होता है, ठीक है। किंतु शुद्ध प्रोटीन व श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होता, ऑप्शन डी। बस ये था आखिरी क्वेश्चन इस अध्याय का। अब यहाँ पर आपने इस अध्याय को एनसीईआरटी का 100% लाइन को जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना होती है उसको आपने देख लिया। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा आपसे कि इन वीडियोस को देखने से पहले आप एनसीईआरटी के उस चैप्टर को जरूर पढ़ के आया करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसीलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। एनसीईआरटी के अलावा कहीं से भी कोई लाइन मैंने यूज नहीं किया, 100% डिक्टो जो एनसीईआरटी की लाइन में लिखी गई है उसी से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है विगत वर्षों में एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। धन्यवाद।